बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, निगरान वफाकी काबीना ने गैसी कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है, जबकि पीटीआई की जानिब से असद कैसर साहब को ये टास्क दिया गया है कि वो तमाम दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ मुलाकातें करेंगे और पीटीआई की जानिब से भी कहा गया है कि एहतजाज भी करेंगे। जबकि मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि पीटीआई जहां जीती वहां फॉर्म 45 ठीक, जहां पर हारी वहां इलेक्शन कमीशन के घेराव का कहा जा रहा है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, ये तमाम जो सियासी जमातें हैं उसमें हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे? ये जोड़ तोड़ से ज़्यादा कोई जोड़ तोड़ अब फोड़ हो गया। और ये मैं तो इसको समझने से कासिर हूँ कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है इस वक्त इंतखाबात के नतीजे में, जहाँ पे बेशुमार बहुत इश्यूज़ हैं इस वक्त, और ये दोबारा ये एक अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जा रहे हैं पॉलिटिकल सेटअप को। और इसमें ये जो देखें, नवाज शरीफ साहब का पहले हम डिस्कस करते हैं ना कि मुस्लिम लीग नून का क्या मामला है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन जाहिर है कि बहुत नवाज शरीफ साहब से ताल्लुक़ भी रहा है, मुलाकातें भी रही हैं, देखा भी है उनको, बहुत समझा भी है इतने सालों में। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ। ये तो चले इलेक्शंस के रिजल्ट्स को तो एक तरफ कर देना, ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला मैं इसको नहीं समझ पा रहा कि ये फार्मूला कैसा है कि इसमें जो है, अच्छा यहाँ तक भी समझ में आती है बात कि जी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई ये मखलूत हुकूमत अगर बनने जा रही है, ये जो भी सेटअप बनने जा रहा है तो उसमें वो नहीं आ रहे, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन ये जो बात है ना कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो और उनके साथ वज़रा होंगे और पीपल्स पार्टी के पास आईनी ओहदे होंगे, ये नवाज शरीफ साहब ने कैसे ये बात मानी है, नवाज शरीफ साहब ने, ये मैं इसको समझने से कासिर हूँ। और ये क्या टर्म्स हुई, मतलब है कि देखें, नवाज शरीफ साहब इसमें ये भी कह सकते थे कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले, और नवाज शरीफ साहब जो देखें ना, इसको बिल्कुल आप उलट कर दें इस फार्मूले को। पीपल्स पार्टी के पास सिंध, मरीम नवाज साहिबा के पास जो है वो यहाँ पे पंजाब, और मरकज़ में पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले, इत्तेहादियों के साथ हो जाता है, वो कोई इशू नहीं। एमक्यूएम के साथ वो पीपल्स पार्टी पहले भी चली है, तो वो एक वो हुकूमत बना। और नवाज शरीफ साहब जो है, देखिए नवाज शरीफ साहब उसमें जो है वो सदर बन जाते हैं, और उसमें ये होता कि मतलब नवाज शरीफ साहब ने ये जो बात है ना कि तमाम आईनी ओहदे, अच्छा तमाम आईनी ओहदों पे मैं कह रहा हूँ, या फिर इस तरह से होता यानी गवर्नर्स भी जो है वो पीपल्स पार्टी के होंगे, पंजाब में भी गवर्नर पीपल्स पार्टी के होंगे। और मैं आपको यकीन बताऊँ, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है ना पंजाब की, जो भी गवर्नर, कायरा साहब हों या चंद साहब, जो भी हों, जो भी शख्सियत जो पंजाब के, अगर गिलानी साहब स्पीकर बन जाते हैं तो वो बहुत बड़े लोगों की तादाद जो है वो गवर्नर की तरफ जाएगी। जो मुस्लिम लीग नून की शख्सियात हैं वो जाएंगी मरीम नवाज साहिबा के पास, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा पुराने और आवाम में ज़्यादा जो है ना उनके वो हैं ताल्लुकात, तो मरीम नवाज साहिबा के भी हैं, नवाज शरीफ साहब खुद बैठे होंगे। लेकिन ये फार्मूला जो है ना, अच्छा फिर दूसरी बात ये कि देखें जरदारी साहब, मतलब जरदारी साहब जो है ना, उनका एक वो पहले सदर रहे मुल्क के, उनका डायरेक्ट उनके मामलात होंगे, उनके मामलात थ्रू वाया भटिंडा नहीं होंगे मुख्तदर हलकों के साथ। जरदारी साहब ऑल पावरफुल, बाहर अंदर बाहर, मतलब जरदारी साहब क्या आपका ख्याल से कि जरदारी साहब जो हैं वो मतलब उन्होंने कहीं अमेरिका का दौरा करना है या उन्होंने बरतानिया का दौरा करना है, वो शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे? नहीं, जरदारी साहब एक बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पे बैठेंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आरिफ अलवी साहब के साथ तो चल लिए, आरिफ अलवी साहब के साथ जाहिर है कि एक तहरीक इंसाफ के मामलात भी ख़राब हो चुके थे उस वक्त बहुत ज़्यादा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बाकी इदारों के साथ। लेकिन जरदारी साहब ने उनको बनाया था पहले वज़ीर आज़म,
तो जरदारी साहब के सामने वो बात नहीं बनेगी। नवाज शरीफ साहब, और फिर एक, मैं ये भी नहीं कहता, देखिए जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात अभी तक हमारे सामने नहीं है, और इतना मुझे बताया कि 3-4 महीने पहले तक टॉकिंग टर्म्स नहीं थी। बाद में कोई मामलात अच्छे हुए, मुलाकात हुई, बैठे, तो वो अलग बात है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के होती है बात होती है, या डार साहब के थ्रू होती है बातचीत। अब इसमें आइडियली तो ये जो फार्मूला तय हुआ है ना, ये फार्मूला कुछ अजब था। या तो जरदारी साहब और इसमें इस तरह से होता कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की 1-on-1 मुलाकात, 1-on-1, दोनों शख्सियात बैठी और उसमें उन्होंने ये तय किया, ठीक है, बात समझ में आती। शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आ गए, जरदारी साहब से मिले, जरदारी साहब शुजात साहब के घर पहुंच गए, वहाँ पे अचानक ऐलान हो गया, फिर उन्होंने कहा प्रेसिडेंट साहब, ये जो ना रातों रात हो रहा है क्या। फिर मियाँ और नवाज शरीफ साहब देखें, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आपको 1000 नवाज शरीफ साहब की सियासत से इख्तलाफ हो, जो भी हो, यहाँ परफेक्ट तो कोई भी नहीं रहा, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यानी एक तरह से होता है ना कि उनका एक लेवल, ये जो IGI बनी सारी, और मतलब बेनज़ीर, हमने बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब को देखा है ना आमने सामने, बाद में फिर नवाज शरीफ साहब और खान साहब आ गए, लेकिन वो असल तो वो, तो ये जो है ना, ये कुछ नवाज शरीफ साहब इस तरह कभी भी नहीं तय करते मामलात को, सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो जो है वो इस सिचुएशन में अगर ये इस तरह का मैंडेट आता तो वो अपोजिशन में बैठ के ठीक है भाई जिसने बना लिए बना ले, और या फिर मतलब वो बहुत तरीके से, तो मुझे नहीं फार्मूला ये समझ में आ रहा कि जरदारी साहब कैसे सदर होंगे और शहबाज शरीफ साहब उधर से और डायरेक्ट उनकी जरदारी साहब के डायरेक्ट मामलात होंगे, वो वाया भटिंडा नहीं होंगे, ये मैं बता रहा हूँ ना, उसमें शहबाज शरीफ नहीं होंगे, उनके इस्टेब्लिशमेंट से बाकी मामलात उनके डायरेक्ट होंगे। और तो कहीं किसी तरफ कोई चीज़ हुई तो वो उन्होंने 1 मिनट लगा, उन्होंने पूछना है आपसे गारंटर कौन है इसमें, इस पूरे फार्मूले में कोई गारंटर तो कोई भी नहीं है अभी तक, हमें तो नहीं पता कि कौन गारंटर है। और आप ये देखें कि आरिफ अलवी साहब इंतहाई यानी करीबी इमरान खान साहब, वो कुछ नहीं कर पाए इमरान खान साहब के लिए इस पूरे अरसे में, वो कुछ नहीं कर पाए। मतलब वो खान साहब से की भी वो कुर्बत उन्होंने खो दी और अपोजिशन जमातों की भी खो दी, तो ये जो अब हुकूमत में जिन्होंने आना है, तो जरदारी साहब जो हैं वो, और एक मरहला ऐसा आया था कि उन्होंने बीच में कोशिश की थी आरिफ अलवी साहब ने, लेकिन खान साहब का स्ट्रेचर बहुत बड़ा था। अब नवाज शरीफ साहब यहाँ अगर होते तो उनका स्ट्रेचर फिर ऐसा होता कि, लेकिन फिर वो तसादुम होता तो वो मुनासिब नहीं था। लेकिन ये फार्मूला जो है ना, अच्छा एक भी नहीं, तमाम आईनी होते, या तो एक पे बात हो ना, तमाम आईनी होते कैसे, ये मैं इसको नहीं समझ पा रहा। चेयरमैन सेनेट भी, स्पीकर भी, गवर्नर्स भी, ये सारा कैसे हुआ? ये जो है ना, ये कोई फार्मूला बनता, इसकी कोई होने को हो भी सकता है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे सामने, लेकिन ये कोई डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है ना, ये कोई डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा जरदारी साहब चलें, जरदारी साहब सदर हो गए, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर्स, ये कैसे नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर किया है, ये होते कैसे सर? मतलब ये मैं इसको नहीं समझ पा रहा बिल्कुल भी। और अब इसमें देखें, ठीक है उनका अगर ये है, उनकी राय है तो है, लेकिन ये अभी तक कोई वजाहत नहीं हो रही। अच्छा वज़ीर ख़जाना के तौर पे सुल्तान अली अलाना साहब, बड़ा एक नाम है, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा, वो उनका नाम चल रहा है ख़जाना के हवाले से, शायद वो करें, या जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है शिमजा साहिबा, वो बड़ी कमाल की खातून है। इनसे मैं एक दफ़ा मेरी फ़्लाइट के दौरान मुलाकात हुई, बहुत ही डाउन टू अर्थ खातून, खामोशी से वो बैठ के जहाज़ में भी जो है ना, वो अपनी फ़ाइलें वाइलें खोल के कोने में, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ नहीं, बड़ी सादा। मैं आपको इनको एक आध दफ़ा इनको मैंने देखा, तो बहुत अच्छी खातून, ये नहीं होता है ना कि कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई ये नहीं, आराम से बैठ के अपना काम कर रही हैं। और बल्कि जो फ़्लाइट क्रू था उनको भी नहीं पता था वज़ीर ख़जाना बैठी हैं तो वो जो है ना, वो बिल्कुल, तो इस तरह की, अब ये मुझे मतलब है कि वो बात तो हो रही है कि मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर तर्जुमान भी बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि, लेकिन ये है कि वो मरीम नवाज़ साहिबा तक बात समझ में आती है कि मरीम नवाज़ वो पंजाब में अक्सरियत है, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो तो बन गई पंजाब हुकूमत। मरकज़ की हुकूमत का फार्मूला जो है ना, वो मुझे
इसकी कोई तो कोई वो समझ नहीं आता कि ये कैसे हुई, बस इसका क्या तुक है भाई। जरदारी साहब के पास सिंध है, भी समझ में आती है बात आपको। MQM आ गई नून के साथ, ये भी समझ में आती है बात, वो पुराना उनका चल रहा था। अच्छा, KP के अंदर जो नाम आता है उस पे ऊपर क्या इतराज़ा, वो लेकिन उनका पूरा वो है, ठीक है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, इसको ये कुछ समझाए कि ये कैसे फार्मूला तय हुआ है। हमने इनकी पहले भी हुकूमतें देखी हैं, इनको पहली दफ़ा देख रहे हैं, 2008 में भी देखा है, उसके बाद भी देखा है, बहुत कुछ देखा, गवर्नर रूल लगते देखे। पीपल्स पार्टी को गवर्नर चाहिए था पंजाब का, गवर्नर रूल लगा के हुकूमत टूट गई थी। ये जो अदलिया बहाली तहरीक चली थी, ये सिर्फ अदालतों की बहाली के लिए नहीं थी, उसमें साइड में भी 2-3 और काम भी हुए थे। जज साहबान ने भी तरामीम करवाई थी अपनी, ठीक है ना, एक उधर से भी हुआ था, उधर से गवर्नर रूल हटा था। तो बात यह है कि वो अब इतनी आसानी से पंजाब, बहरहाल देखते हैं। तो और फिर ये कि वो महंगाई और टैक्स और निचकारी और ये सारे मामला, तो और उधर भी ज़ाहिर है कि फवाद साहब ने बड़ा काम किया इन दिनों में, लेकिन उनकी भी शनाख्त तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ही होती है। तो ये अब देखना है कि इसको कैसे जो है वो, अगर इसहाक डार साहब आ जाते हैं, फ़र्ज़ के अलाना साहब का तो नाम चल रहा है, इसहाक डार साहब आ जाते हैं, फिर वो मईशत को कैसे देखते हैं, कैसे संभालते हैं। तो लेकिन ये फार्मूला जो है ना, इस फार्मूले में मतलब इतने साल हमने मियाँ साहब को देखा है, मियाँ साहब ये सारी सीटें इस तरह से जो है ना, यानी कहीं एक आधे घंटे की मुलाकात में वफूद बैठे और तय हो गई, ये बात नहीं समझ में आती। नहीं, ये जो है ना, इधर से डेलीगेशन गया, उधर से डेलीगेशन गया, वो तय करके हमारी बात करके आ गए, शहबाज शरीफ साहब खुद पहुंच गए, सारे लोग आ गए उनके, नहीं। सवाए मरीम नवाज साहिबा के, जो कि एक वहाँ पे अक्सरियत नज़र आ रही है, वो PTI का अलग है मामला। वो जो कह रहे हैं ना कि वो तो मुस्लिम लीग नून के लोग भी कह रहे हैं धांधली, वो अलग है कि वो अभी तहरीक चलेगी, क्या होगा मौलाना साहब का। लेकिन ये ऑलरेडी जो फार्मूला बना है ना, ये भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इसको समझाना मुश्किल होगा कि ये कैसे, इसकी वजाहत बड़ी मुश्किल होगी कि क्या हुआ आखिर कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने ये तो घाटा भी नहीं, ये तो अजीब सा है, ये कोई सौदा ही नहीं है, ये कोई डील ही नहीं है। तो उसमें जो है वो क्योंकि वोट तो सारा नवाज शरीफ साहब के नाम का है ना, जो भी आप कहें नवाज शरीफ साहब के नाम का ही वोट है। तो अब इसमें देखते हैं क्या सिलसिला होता है। अच्छा, कल से ये सड़कें वगैरह बंद करने का, अब देखें इसके ऊपर क्या हालात मुल्क में पैदा होते हैं। वो जो बलूचिस्तान वगैरह में काफ़ी एहतजाज हो रहा है सड़कें बंद करने से, और इससे तो और ज़्यादा हमारे माशी मसाइल बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि एहतजाज, मौलाना साहब बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी करने जा रही है, हफ्ते को मौलाना साहब भी करने जा रहे हैं। मौलाना साहब तो ये सिंध पंजाब का जो रास्ता है इसी को शायद बंद कर रहे हैं, जो शाहराह है पूरी। तो इसमें जो है अब तहरीक इंसाफ का उनसे होती है, अगर उनके साथ वो इकट्ठे नहीं भी करते तो अलग अलग भी करते हैं, तो मुल्क तो सारा एक तरह से एहतजाज की नज़र हो रहा है ना। GDA एहतजाज करने जा रही है, पीर साहब पगारा ने 16 तारीख का ऐलान किया हुआ है, इससे और मसाइल बढ़ेंगे। तो ये जुमा हमारे मेरे ख्याल बैठे आपस में। नवाज शरीफ साहब आगे हैं, नवाज शरीफ साहब इसमें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास सब चले जाएंगे इस वक्त, शुजात साहब भी, जरदारी साहब भी, नवाज शरीफ साहब, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब बात करें और इसको देखें, पीर पगारा साहब को नवाज शरीफ साहब एक कॉल का क्या मसला है यार, देखते हैं इसको, आप इशारा हैं और ये हमारे लिए अगर हुकूमत बनने जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तो, और मौलाना साहब तो बड़े साथ रहे हैं, पूरी तहरीक जो है वो मौलाना साहब के ही का जो वो था ना उस वक्त, आप ये समझें कि जो जलसों में ज़्यादा लोग आते थे, एक तो मरीम नवाज क्राउड पुल करती थी और एक मौलाना साहब का क्राउड होता था बहुत बड़ी तादाद में। तो अब ये है कि ये देखते हैं कि किस तरह से ये होता है, लेकिन मुल्क की मईशत, ठीक है ना, और ये अदम जो व्यवस्था इसको जल्दी बनाए इस बात को और इसको फिर आगे लेके चलें। लेकिन ये है कि इसमें एहतजाज हर शख्स के पास जो है ना, इलेक्शन कमीशन में आज बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे इस्लामाबाद में जैसे होता है ना, वो एक रश लगा हुआ है, लोग उम्मीदवार फॉर्म 45 ले लेके, अब मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन तो कैसे तय करेगा, फिर वो कोर्ट में, फिर वो तो इलेक्शन जो है ना वो बेचैनी पैदा कर गया, कौम को मज़ीद तकसीम कर गया। तकसीम क्या, वो तकसीम दर तकसीम करके जीतने वाले भी
और जो शिकस्त खा गए हैं वो सब परेशान है कि ये क्या हुआ है। और तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी 180 सीटें, और मुस्लिम लीग नून के साथ आज़ाद शामिल होते हैं, फिर वो थोड़ी देर बाद किसी के कोई बयान किसी के नाम से आ जाता है, फिर वो तरदीद करता है, फिर दोबारा हो जाता है, फिर वो तो ये वो एक जो है ना इसमें स्यापा पड़ा हुआ है। असल बात इसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब इसमें आगे बढ़ें या जरदारी साहब एक बात करें कि ये हमारे मामलात, मतलब उसकी कोई लॉजिक दें कि भाई ये हमारी बात इस तरह से हुई है और ये जो है ये इस तरह से, नवाज शरीफ साहब कहें कि मैं इस तरह से होगा और ये हम बिल्कुल हमने तय की है। भाई कोई मिसाक साइन करें। अच्छा, मिसाक जमहूरियत आपको पता है ना ख़त्म हो गया था, मिसाक जमहूरियत फ़ौरन ख़त्म हो गया था। मिसाक जमहूरियत की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि एक तो ये कि एमकेएम से बात नहीं करेगा कोई, एक मिसाक जमहूरियत तो फ़ौरन ही बात हो गई थी, और दूसरा ये कि मुशर्रफ साहब से कोई रब्ता नहीं करेगा। तो जब ये एनआरओ वगैरह का सिलसिला चला, वो ऑर्डिनेंस जारी हुआ, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐलान हो गया था कि अब मिसाक जमहूरियत को आप ख़त्म समझें। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है उस वक्त के हालात के लिहाज से था, एमकेएम उसके बाद दोनों जमातों के साथ रही और वो ज़ाहिर है मुल्क की एक बड़ी जमात है। तो लेकिन ये है कि ये इसको इसको अब जो भी हुआ है ना, मिसाक मईशत ये वो फलाना ढिमाका, ये तो कहने वाली बातें, इसको बिठा के ज़रा लोगों को पहले समझाएं कि समझ में आए लोगों के कि ये आपस में क्या है, और फिर ये तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के साथ मिल रही है, और अगर वो नहीं भी मिलके अलग भी करते हैं एहतजाज, तो और एक ही दिनों में हो रहा होता है, तो मुल्क तो फिर बंद हो जाएगा। तो इसको इनको बैठ के तय करना है। मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इसमें। देखें फिर वही बात, मईशत, दहशत गर्दी, सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के लोग करें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मौलाना साहब के लोग करें, ये कुछ थर्ड फोर्सेस बीच में आके दबाव, सिक्योरिटी अलर्ट जारी होते रहे पिछले दिनों, बड़े वाक़यात हुए हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हुए। लोगों में हिम्मत भी नहीं रही, अब लोग ज़हनी तौर पर भी इतना बेजार हो चुके हैं। फिर गैस के बिल बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कोई ज़रा होता है ना कि लोगों को थोड़ा सुकून चैन का सांस लेने दें, ज़रा कोई सूदिंग इफेक्ट दें। ये इस तरह से तो बहुत बहुत नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा फार्मूला सामने आएगा, और मियाँ साहब से ज़ाहिर है लोग भी मिलेंगे, हम भी कोशिश करेंगे जाके मिलें, मियाँ साहब से पूछेंगे ये एक्चुअली व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ है, इसकी क्या वजह हुई है। क्योंकि बहरहाल वोट बैंक जो भी सीटें आई हैं मुस्लिम लीग नून की, वैसे कुछ लोगों का तो बस वो शिकस्त खा गए मुस्लिम लीग की जुमा, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का जो भी वोट है वो वोट नवाज शरीफ साहब का है, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब को जितना हम जानते हैं, इस किस्म का कोई फार्मूला कैसे नवाज शरीफ साहब ने तय किया है। माजी में बहुत सारे फार्मूले तय होते थे, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल उसके ऊपर एक बढ़ जाते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ साहब की एक वो रही है बहुत ज़्यादा, उनकी जो रहे हैं उनके मामलात वो, लेकिन इस पर कैसे वो माने मैं नहीं जानता। देखते हैं, बहरहाल अगर मान गए तो फिर हम पूछेंगे वजह, कि बड़ी बड़ी अच्छी बात है मान गए, लेकिन लॉजिक जो है ना वो मन तक नहीं समझाती कि ये इस तरह से सारे आईनी होते, मतलब जो भी आईनी, अच्छा कोई रह तो नहीं गया आईनी, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बाद में कोई कहेगा जी वो 2 रह गए थे आईनी, अच्छा जी 2, ये कोई अजब सा है मामला। अच्छा, अब ये सूरत हाल बिल्कुल मुल्क के अंदर और बाहर में आपसे कह रहा हूँ। देखें, बरतानिया चला गया है रिसेशन में, बरतानिया और जापान, ये पाकिस्तान के, हम लोग ज़रा थोड़ा सा इसको समझें। बरतानिया G7 G20 दुनिया की बड़ी ताकतवर मईशत, वो कसाद बाजारी में चली गई है, रिसेशन में चली गई है। और रिसेशन में जाने का मतलब मुख्तलिफ, मैं आसान अल्फाज में कि 2 अगर क्वार्टर्स ऐसे गुजरें जिसमें जो है वो आपकी जो मईशत है वो स्लो डाउन हो जाए, तो फिर मुल्क कसाद बाजारी की तरफ निकल जाता है, रिसेशन में चला जाता है। अब उसके नतीजे में बरतानिया में, जापान में, कई मुल्कों में क्या होने जा रहा है, महंगाई, बेरोज़गारी में इजाफा, महंगाई, बेरोज़गारी, जिन लोगों ने कर्जे लिए हुए हैं कर्ज़ों की वापसी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कम होगा, कैसे होगा, हर चीज़ रुक जाएगी, मतलब लोगों का मतलब वहाँ पे आना, क़याम करना, घरों का किराए आगे पीछे, मतलब एक रिसेशन में चला गया है ऑफिशियली, मतलब सरकारी तौर पे बरतानिया जो है वो रिसेशन में चला गया। अच्छा, रिसेशन जो है ना अभी, मतलब इसके असरात जो हैं वो अब आने वाले अरसे दी। देखिए ना, ये ब्लूमबर्ग 14th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ कि यूके का जो रिसेशन डील है ये ब्लो है ऋषि सुनाक की इकोनॉमिक प्रोमिसेस पे।
ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ, और ये चूँकि हमारे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं और इंडियंस भी रहते हैं, डायस्पोरा है पूरा, बांग्लादेश के लोग भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, तो वो ज़रा इस बात की तैयारी पकड़ लें कि आने वाले दिनों में बरतानिया जो है, बरतानिया के रिसेशन में जाना, जापान का रिसेशन में जाना भी है, लेकिन जापान चूँकि लोगों का कम, डायस्पोरा कम है, बरतानिया में तो बहुत है डायस्पोरा, तो लोग वहाँ पर अपना ज़रा बंदोबस्त करके रखें अगले चंद महीनों के दौरान, कि वो ऐसा होगा नहीं कि नौकरियाँ मिल रही हैं और जनाब काम मिल रहा है और बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं, और कारोबार बंद हो जाते हैं इस दौरान बहुत ज़्यादा, और इसमें देखते हैं। बहरहाल ये 2020 में हुआ था जब शटडाउन ही हो गया था पूरा, उस वक्त हुआ था ये, इस किस्म के हालात में ये रिसेशन होता है जब कोविड, तो बरतानिया का फिर वो देखते हैं और कौन से मुल्क, और हो सकता है वो इसे निकाल लें, ऐसी कोई पॉलिसीज़ अनाउंस करें कि लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन यह है कि बहरहाल दुनिया की मईशत ठीक नहीं है, पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है ना पाकिस्तान की मईशत, ये मैं आपको बरतानिया का बता रहा हूँ। और ये नहीं कि बाद में यहाँ पे लोगों के सरों पे कुल्हाड़ा गिराएं और कहेंगे चूँकि बरतानिया में आया हुआ था ना तो इसलिए आपके ऊपर हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान तो पहले ही यहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, लोगों से अब लोगों की हिम्मत नहीं है मज़ीद बिल और ये गैस और ये, और ख़ास तौर पे एक बहुत अजीब सा जो मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, इसको जल्दी कूल डाउन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि ये मामलात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, देखें अभी कुछ देर पहले फिर इतला आई है दोबारा, बहर अमर का मामला नहीं हल हो रहा, हुतीज़ ने फिर, सेंटकॉम ने कहा कि जी हमने वहाँ पे जो है वो फिर कोई किसी जहाज़ पर अटैक हुआ है, और ये रफ़ा में जो है अगर कार्रवाइयाँ जारी रहीं, ये जो माहदे की कोशिश हो रही है, आज फिर वाशिंगटन पोस्ट ने आज एक बड़ी रिपोर्ट शाये की है, रिपोर्ट वही है बुनियादी तौर पे जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये सेकंड स्लाइड हम कोट कर देते हैं इसको, वाशिंगटन पोस्ट पे दुनिया भर इसको उठा रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी वही जो अभी अमेरिका भी वहाँ पे जो है वो कोशिश में लगा हुआ है कि जी वहाँ पर ये किसी तरह से मुआहदा हो जाए, और उसकी उन्होंने एक जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो टाइम लाइन की बात है, उसमें यह है कि अब तारीखें तय हो रही हैं कि इस तारीख को ये होगा, इसको ये होगा, ये होगा, हर सूरत में ये सीज़ फायर या जंग बंदी या ह्यूमैनिटेरियन पॉज या जो भी इसको नाम दें, इसको रमज़ान से पहले ख़त्म कर दिया जाए। रमज़ान से पहले, जो कि 10 मार्च का वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि 10 मार्च से पहले इसको हर हाल में रोका जाए, पहले, काफ़ी पहले, और ताकि, और उससे पहले ख़त्म करके, अब ये अमेरिका का इसके ऊपर ये स्टांस है आज, और उसमें कतर, सऊदी अरेबिया, मिस्र, ज़ाहिर है इसमें उर्दन, ये सारे मुल्कों से जो अमेरिकन ने बात की है, और इसमें यूरोप भी ऑन बोर्ड है, सारे ऑन बोर्ड हैं कि ये हमने पहले रमज़ान से बहुत दिन पहले हमने जंग बंदी ख़त्म करके और अंदर खोलने आए गज़ा को, ताकि लोग तैयारी करें रमज़ान की और भरपूर अंदाज में वहाँ पे रमज़ान मनाया जाए। और इसमें जो है इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि जो एक नाम और ऐसा है जिसको मेरे ख्याल से यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे नाम, मरवान बरगोती समेत बहुत सारे लोग डिस्कस किए, लेकिन मोहम्मद दहलान का नाम अगर हम यहाँ पे बता सकें कोई जाने से पहले, मोहम्मद दहलान जो है ये इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो कि इन्होंने तरदीद की है, ये जो इनका एक मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अपना शो नहीं कर रहे अभी, लेकिन यह है कि बहरहाल इनका नाम भी ज़ेरे बहस है, और ये भी जो हैं ये अगले उम्मीदवार हो सकते हैं फ़लस्तीनी क़यादत संभालने के लिए। अच्छा, मोहम्मद दहलान जो हैं, ये मोहम्मद दहलान जो हैं ये इनकी जो पैदाइश है वो गज़ा में हुई थी, मोहम्मद दहलान की, और गज़ा में इनकी पैदाइश हुई थी, और ये मोहम्मद दहलान जो हैं ये गज़ा में, जैसे याह्या सिनवर, तो ये जनूबी गज़ा में इनकी पैदाइश थी मोहम्मद दहलान की, और ये जो हैं ये पहले जो हमारे सामने नाम आए थे उनमें ये नहीं थे। अच्छा, लेकिन इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इनको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कुछ अर्सा पहले मोहम्मद दहलान को। तो मोहम्मद दहलान जो हैं ये उसके बाद ये था कि ये महमूद अब्बास के बहुत करीब थे, और ये जो गज़ा का इलाका है वहाँ पे फ़तह के सिक्योरिटी इंचार्ज थे। तो जब झगड़ा हुआ हमास का और फ़तह का,
तो उस वक्त एक तरफ तो याह्या सिंवर थे और मद्दे मुकाबिल इनके जो लड़ रहे थे इनसे वो मोहम्मद दहलान थे। तो मोहम्मद दहलान को फिर वहाँ से जब हमास के लोग, हमास ने निकाला फतह को, तो ये भी चले गए और ये मगरबी किनारे में सेटल हो गए। मगरबी किनारे में 4 साल बाद इनकी लड़ाई हो गई महमूद अब्बास से, और फिर उसके बाद ये मुत्तहिदा अरब अमारात आके सेटल हो गए। लेकिन ये एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त उस बात में कि जो अरब ममालिक की फ़ौज वहाँ पे जाए, और इसराइल की, ये इसराइल भी इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं बाहर से रह के। तो लेकिन इनके नाम के ऊपर जो फ़लस्तीनी है वो अब देखना ये कि मरवान बरगोती या मोहम्मद दहलान, मतलब मोहम्मद दहलान जो है वो ये जो अरब ममालिक की तरफ से इमदाद जानी है और जो वहाँ पर फ़ौजों ने, अरब मुल्कों ने की फ़ौजों ने वहाँ जा, उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये अब देखना है, और ये मुशीर भी हैं वहाँ पे रॉयल फैमिली के, तो देखना भी ये है कि मोहम्मद दहलान का नाम सामने आता है। ये नाम भी डिस्कस हो रहे हैं वहाँ पे, ये नाम भी डिस्कस हो रहे हैं। और इसी दौरान जो है एक महाज जो है वो मज़ीद गर्म हो गया अनएक्सपेक्टेडली, और वहाँ पर आप ज़रा वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज जो है कहा जाता है कि पीटीआई का जो वफ्द है वो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करेगा, क्या कहेंगे? अभी तक नहीं पहुंचा, वो मेरे ख्याल से मीडिया की वजह से शायद बता रहे हैं, लेकिन आज होती है मुलाकात, नहीं होती इस प्रोग्राम के ऑन एयर जाने तक, लाइव ऑन एयर जाने तक तो मुलाकात नहीं हो रही। दूसरी मैं आपसे ये बात कहूँ कि बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं ये। 25 सेनेटर्स ने, अगर हम 7th स्लाइड हम दिखा सकें, 25 सेनेटर्स हैं, उन्होंने ये सीज़ फायर एग्रीमेंट की और हॉस्टेजेस की रिहाई का मुतालबा। अमेरिका के अंदर जो है ना ये बिल्ड हो रहा है प्रेशर, वो बड़े अरसे से बिल्ड हो रहा है, लेकिन ये 25 सेनेटर्स ने मज़ीद इसमें कहा है कि सीज़ फायर की तरफ जाएं। अच्छा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ, 3 मुल्कों ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इससे पहले ये इतने फाल नहीं थे। तीनों मुल्क बड़े मुल्क हैं, न्यूजीलैंड, रॉयटर्स, 6th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, ये अभी इन्होंने मुतालबा किया है। अच्छा, लेकिन एक बात इसमें जो है वो इंटरेस्टिंग है कि एक जो डायरेक्टर FBI हैं, वो इस वक्त CIA के जो डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात हों और ये सारे उसमें वो इन्वॉल्व हैं। हम जानते हैं बड़े बहुत दिनों से वो लगे, वो डिप्लोमेट भी हैं, अरबी भी बोलते हैं, रशियन भी बोलते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो FBI के जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे, वो भी इसराइल में हैं, और वो उनका इसराइल में होना इस वक्त जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि वो आप समझें कि वो FBI, वो मेरा ख्याल है कि ये आखिरी, यानी सीज़ फायर से पहले कोशिश ये हो रही है कि हॉस्टेजेस का और हमास की लीडरशिप और बाकी सारे मामला। जो मैं दूसरी बात कह रहा था जो बड़ी संगीन है, वो ये है कि ये लेबनान इसराइल का बॉर्डर दोबारा गर्म हो रहा है बहुत। यहाँ पे इसराइल ने 10-12 वहाँ पे शहीद कर दिए हैं लोग, और वहाँ पे सईद हसन नसरुल्लाह जो हैं उनकी तरफ से उनके जो नायब हैं, उन्होंने यहाँ जो सैयद सफ़ीदीन हैं, उन्होंने कहा है कि ये हम इसका जवाब लेंगे, भरपूर जवाब लेंगे। और ये जो फ्रांस की तरफ से प्रपोज़ल आए थे, अमेरिकन भी उसमें थे, कि ये मामला, ये सारे मामला उस वक्त होंगे जब ये जंगबंदी होगी। और अगर जंगबंदी में थोड़ी से भी और ताख़ीर होती है और ये जो है ये अस्पतालों के ऊपर अगर ये शुरू हो गए मामला, ताकि शुरू हो जाते हैं, जो कि हो चुके हैं बड़ी हद तक, लेकिन ये है कि यहाँ पर अगर ये नसीर अस्पताल जिसमें घेरा हुआ है जिसको इन्होंने, और ये आखिरी अस्पताल है जो कि पूरी गज़ा की पट्टी में फ़ाल है, और वहाँ पर फ़ौजी अंदर घुसे हों, वहाँ पर बहुत ज़ख्मी लोग पनाह ली हुई है, तो वहाँ पर अगर ये बॉम्बिंग करते हैं और लोगों को मारते हैं, शहीद करते हैं, तो उसके बाद फिर ये मामला फिर किसी के काबू में नहीं रहेंगे, ऑलरेडी किसी के काबू में नहीं है। तो ये आप समझें कि ये बहरा अमर में जो कुछ हो रहा है, या इसमें इराक़ और सीरिया, ऑलरेडी उनमें बात तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो नहीं सुनेंगे इसमें, इराक़ के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनेंगे। एक फ्रेजाइल सी गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो जिसमें ये शिया सुडानी, और उससे पहले जो है वो मामला चला था मुक़्तदा सदर का, आपस में हुआ था और वो विड्रॉ कर गए थे पार्लियामेंट से। तो मुख्तलिफ जो डिस्टेबलाइज हैं, पहले उनको बजाय इसके कि स्टेबलाइज़ किया जाए। और देखें ना, आज वहाँ पे जो तैयब एर्दोग़ान है, वो मिस्र का दौरा किया उन्होंने, तो वो
बड़ा उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, बहुत सारे मुआहदे वगैरह दस्तखत हुए, लेकिन वहाँ पे वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है वहाँ पे काहिरा में, इमाम शाफ़ी जो हैं उनके मज़ार पे हाज़िरी दी जो है तैयब एर्दोगन जो है सदर तैयब एर्दोगन और जनरल सीसी भी साथ थे, उनकी साथ थे सारे। लेकिन इसमें जो इमाम शाफ़ी जो है ना, एक काहिरा में उनका मज़ार है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन ये गज़ा में पैदा हुए थे। ये गज़ा में इमाम शाफ़ी जो कि शाफ़ी मकतबा फ़िक्र है, ये पैदा गज़ा में हुए थे। 2 साल की उम्र में ये मक्का आ गए थे, फिर मदीना, फिर यमन, फिर उसके बाद बगदाद, फिर उसके बाद ये मिस्र चले गए, वहाँ पे इनका इंतकाल हुआ। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनका ताल्लुक़ गज़ा से है। तो यानी ज़िंदगी उन्होंने बहुत सफ़र किया सारी ज़िंदगी। और रिसाला उनकी जो तसनीफ़ है और बहुत सारी किताबें और भी, तो वहाँ उनके मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी दी। एग्रीमेंट्स भी हुए दोनों मुल्कों के दरमियान। और देखना अब ये है सारा कि इसमें ज़ाहिर है कि जॉर्डन तुर्की का भी एक रोल तो रहा है यरूशलेम में, यानी जब ये ऑटोमन दौर में। तो अब और तुर्क सदर जो हैं उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस भी है गज़ा के और फ़लस्तीन के बारे में। लेकिन अब वो क्या इजिप्ट के थ्रू, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि आपको याद होगा वो वटेला भी भेजा था उन्होंने और सारा उनको मोसाद के लोग पकड़े हुए हैं। अरब ममालिक तो इसमें हैं गज़ा में बहुत ज़्यादा, तुर्की भी इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि तुर्क किरदार आगे जाके अगर वहाँ पे ये फ़ौजें आती हैं वहाँ पे और ये मुख्तलिफ़ जो इमदादी सामान तो बहुत तुर्की की तरफ से है, सारे पाकिस्तान की तरफ से गए, बहुत गए, पाकिस्तान ने बहुत भेजा है फ़लस्तीनियों के लिए, सारी दुनिया ने भेजा है, यूरोप क्या और सारे यानी गैर मुस्लिम मुल्क क्या, सब ने भेजा है। लेकिन यह है कि जो आगे देखना यह है कि जो एक सेटअप बनेगा ना आगे, परमानेंट सेटअप, उस सेटअप के अंदर, क्योंकि हमास तो ज़ाहिर है उसमें एग्रीमेंट के मुताबिक हमास तो नहीं होगी पावर में, फ़लस्तीनी अथॉरिटी महमूद अब्बास भी नहीं होंगे। अगला सेटअप जो है वो उसमें उसके ऊपर अब बात हो रही है। और ये भी बात हो रही है इसराइल की तरफ से कि जी वो हमारी फ़ौज रहेगी, नहीं हम रखेंगे उसमें अपनी फ़ौज को रखेंगे दूसरी फ़ौज के साथ, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो अक़वाम मुत्तहिदा आके और अमेरिकन आके वो साइड पे कर देंगे चीज़। कि एक दफ़ा जब ये मैंने आपसे कहा ना कि जब ये इसमें अगर पीस, ये लोगों ने असला उठाया हुआ है, वो वही बात जो बात की थी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कि 7 अक्टूबर की मज़म्मत सब ने दुनिया ने की कि गलत हो, उसके पस मंज़र देखना ज़रूरी है। पस मंज़र में आप जाएँ, आप देखें कि क्या वजह हुई है, ठीक है। तो वजह आप देखें कि क्या वजह क्या हुई, क्यों उठा, क्यों जो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ये टैंकों में आके क्यों खड़े हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अजीब सी बात, पत्थर मार रहे हैं टैंकों को, उसकी उनके उनके ये भी तो देखें कि उस बच्चे के की बहन को या भाई को या बड़े भाई को या बाप के जेलों में डाला हुआ पकड़ के इसराइल में। तो ये बर्बरियत, ये इसको ख़त्म, इसके ख़ात्मे का यही तरीका है कि एक नॉर्मलाइजेशन हो, एक वहाँ पे उनकी पुलिस, उनका सिस्टम, उनके ये वही सिलसिला है जैसे हम अफ़गानिस्तान में कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्टेबल उनका एक सेटअप, पूरा मुल्क जी, वहाँ पे कोई बिल्कुल सुकून से स्कूल खुलें, अस्पताल खुलें, रिकग्निशन हो, तरीका आहिस्ता आहिस्ता काम लगता है। और मार्शल प्लान की बात हो रही है, गज़ा में तो इतनी तबाही आई है मगरबी किनारे में कि वो अमेरिकन अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि मार्शल प्लान की ज़रूरत है। वो मार्शल प्लान जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद अनाउंस हुआ था यूरोप की दोबारा अरसर नौ उनको बनाने के लिए। तो ये है कि अब अरब मुल्क तैयार हैं, दुनिया तैयार है, अक़वाम मुत्तहिदा तैयार है। और आप देखेंगे जब ये गज़ा की तामीर शुरू होगी, आप देखिएगा कि इस्लामी मुल्क तो जो करेंगे आप देखिए यूरोप से, दुनिया से कितने लोग आते हैं, सारे गैर मुस्लिम लोग इसमें बहुत आएंगे और वो बहुत हेल्प करेंगे। तो ये है कि बस अब ये और बहुत सारे मामला तय करने हैं ना, लेकिन उसमें ये भी देख रहे हैं मुल्क सारे कि एक पावरफुल मुल्क बनने जा रहा है नया, और बनेगा। अब तो देखें ना, अब तो ऐसी जगह पे इसके अलावा कोई हल नहीं है। और कमिट कर दिया, अमेरिकन ने कमिट किया अपने अरब उनके साथ, वो जो 3 प्लान्स हैं 2 रियासती। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा अरब मुल्क होगा जिसके पास अपने ज़खायर होंगे, यानी उसके पास अपनी गैस के ज़खायर होंगे, और वो
मतलब फिर एक अपने पैरों पे खड़ा होने होगा वो ऐसे ही तामीर वगैरह करके, तो फ़ौरन ही फिर कॉन्ट्रैक्ट्स पे फिर उन्हीं से साइन करने पड़ेंगे ना आपको। अभी जो आपने इसराइल के थ्रू किए हुए हैं, किसी के थ्रू किए हुए हैं, किसी के थ्रू, तो उसमें कई हमारे ब्रादर ममालिक जो उस पड़ोस में, उनको भी थोड़ा सा इशू है कि भाई, लेकिन वो ठीक है, वो क्योंकि वो ज़ाहिर है फ़लस्तीनियों की है, तो वो अभी भी वही फ़लस्तीनियों को गैस वगैरह उसका शेयर देते हैं सारा। लेकिन ये है कि फिर वो एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन रियासत जो है उसकी तरफ मामला बढ़ रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना, 2 रियासती हल की तरफ। तो जाते जाते आखिरी दिन में याद है इनखला से पहले यहाँ पर कितना खून खराबा हुआ था अफगानिस्तान में। तो ये जो जब एक मामला तैयार होता है तो हर साइड की कोशिश होती है कि सीज़ फायर से पहले पहले जितना मार सकते हो ना दूसरे को मार दो। तो फ़लस्तीन इस वक्त जो है ना वो कम उनकी तरफ से मुज़ाहमत हो रही है, इसराइल ज़्यादा कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ जो है ना, इसराइल का ये नतन्याहू होगा कि जितने पंगे पहले ले सकते हो ले लो ताकि जंग फैले। लेकिन ये है कि वो हिजबुल्लाह ने भी रोक के रखा हुआ अपने आप को, और सब ने रोक के रखा हुआ है कि ये जो कमिटमेंट्स हुई हैं उनके साथ, फ्रांस के नुमाइंदे आए, फिर उसके बाद डेविड कैमरॉन आए, फिर उसके बाद अमेरिकन आए, तो वो, लेकिन एक हद है उसमें। मेरा ख्याल है कि ये नतन्याहू को अब रोकना ज़रूरी है, रुक जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।